हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के बारे में। दोस्तों, क्या आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों लोन लेते समय आपने ऑटो डेबिट की परमिशन या फिर ईसीएस मैंडेट की आपने अप्रूवल दे रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने की एक फिक्स्ड डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट, जो भी आपकी ईएमआई, जो भी आपकी किस्त बनाई गई रहेगी दोस्तों, वह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी दोस्तों। यह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट कर बैंक और एनबीएफसी की जो भी बैंक होगी उनके अकाउंट में यह अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए आपने आपकी कंसेंट, आपकी अप्रूवल, आपने ईसीएस मैंडेट आपने दे रखी थी दोस्तों। अब हुआ क्या डियर फ्रेंड्स, कुछ महीनों तक आपकी ईसीएस, आपका जो भी अमाउंट, जो भी किस्त थी, वो प्रॉपर रेगुलर मैनर में आपके बैंक अकाउंट से कट के जा रही थी। अब हुआ क्या दोस्तों, आगे चलकर समझ लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि आपकी स्थिति, परिस्थिति खराब हो गई। आपके घर में, आपकी फैमिली, आपके परिवार में काफी भारी भरकम बड़ी एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर आपका काम धंधा छूट गया, जॉब लॉस हो गया दोस्तों, या फिर आपने किसी बिजनेस में, व्यापार में आपने काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपका कोई धंधा पानी, कोई बिजनेस आपका चल रहा था, उसमें भारी भरकम नुकसान हुआ, लॉस हुआ दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स आपके साथ में फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की किल्लत आ गई। अब ईसीएस में कैसा होता है कि जो भी आपकी ईएमआई बनाई गई थी, वह अमाउंट उस डेट को आपके बैंक अकाउंट में उतना सफिशिएंट जो फंड है ईएमआई को लेकर, उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप उतना सफिशिएंट फंड आप अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में हुआ क्या, आपकी ईसीएस डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो ईसीएस डिफॉल्ट होना मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो था आपका, वह डिसऑनर्ड होने लग गया डियर फ्रेंड्स, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। अब ऐसे में हुआ क्या, एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, दो ईएमआई डिफॉल्ट हुई, तीन ईएमआई डिफॉल्ट हुई, और इस डिफॉल्ट के संबंध में बैंक और एनबीएफसी के जो भी एडवोकेट्स, जो भी पैनल, जो भी लॉयर्स थे दोस्तों, उन्होंने आपको सेक्शन 25 की एक लीगल नोटिस भेजी। अब डियर फ्रेंड्स, यहां पर मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स या फिर जो भी यूट्यूब के जो दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न हमेशा ये रहता है कि सर जी, मुझे ये कंफर्म करिए कि जो बैंक और एनबीएफसी है वो कितनी ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद सेक्शन 25 की लीगल नोटिस भेजती है। तो दोस्तों, यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक ईएमआई डिफॉल्ट, दो ईएमआई डिफॉल्ट, तीन ईएमआई डिफॉल्ट, किसी भी स्टेज पर आपको सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आ सकती है। ऐसा कुछ भी फिक्स्ड और डिसाइडेड नहीं है। लेकिन आमतौर पर दोस्तों, आमतौर पर कॉमनली देखा जाता है कि दो ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ही सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आती है दोस्तों। सेक्शन 25 की लीगल नोटिस का मतलब यह हुआ कि बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में आगे चलकर लीगल एक्शन लेने के पूरे मोड में आ चुकी है। मतलब कि वह आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोस्तों कंप्लेंट फाइल करने वाली है। यदि आपने उस लीगल नोटिस में दिए गए समय, दैट मींस कि 15 डेज के अंदर यदि आपने जो भी आपका अमाउंट ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, यदि आपने उसका भुगतान, रीपेमेंट नहीं करवाया, तो विद इन 15 डेज जो आपको लीगल नोटिस रिसीव हुई है ना, उस डेट से अगले 15 दिनों के अंदर उस लीगल नोटिस में सारी बातें मेंशन रहती है कि आपने लोन लिया था, इतने का लोन था, आपकी ईसीएस इतनी ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हुई, तो इसका पेमेंट करवा दीजिए। दोस्तों, कुछ लोन के डिफॉल्टर्स, बोरोवर्स का यह भी प्रश्न होता है कि सर जी, मुझे ये क्लियर करिए कि यदि बैंक और एनबीएफसी मेरे खिलाफ में यदि सेक्शन 25 में कोई कंप्लेंट फाइल करनी चाहती है, तो वो कितनी ईएमआई के लिए सेक्शन 25 की कंप्लेंट फाइल करेगी, केस मुकदमा करेगी? एक ईएमआई डिफॉल्ट, दो ईएमआई डिफॉल्ट, या फिर तीन ईएमआई डिफॉल्ट? सो दोस्तों, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, द लिमिटेशन पीरियड, समय सीमा को आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो बैंक और एनबीएफसी सेक्शन 25 में सिर्फ एक ही ईएमआई के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती है, सिर्फ एक ईसीएस में जो भी आपकी अमाउंट लगी होगी, जो भी आपका ईएमआई होगा, समझो 10,000, 15,000, जो भी होगा, सिर्फ एक ईएमआई के लिए ही वो कंप्लेंट, मुकदमा, केस जो भी है अंडर सेक्शन 25 वो फाइल्ड कर सकती है दोस्तों। लेकिन यहां पे आपको समय सीमा, लिमिटेशन पीरियड को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आखिरकार एक ही ईएमआई के लिए क्यों कंप्लेंट फाइल होती है। भले से बैंक और एनबीएफसी के लीगल एडवोकेट्स या फिर जो भी उनके पैनल से वकील हैं आपको लीगल नोटिस में बोल दे कि हम तीन ईएमआई के लिए सेक्शन 25 का हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, पूरे अमाउंट के लिए, जो भी आपका पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग है, सबके लिए हम कंप्लेंट फाइल करें, वो लिखने के लिए कुछ भी लिख दे, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ईएमआई के लिए ही वो, सिर्फ एक ईसीएस के लिए वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इस बात को नोट करिए। तो अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा दोस्तों लिमिटेशन पीरियड।
समय सीमा समझना पड़ेगा दोस्तों। सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का जो पूरा जो कानूनी जो तरीका है, जो प्रोविजंस है, जो भी लॉज हैं, वो सेम एज इट इज दोस्तों। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, मतलब कि चेक बाउंस का जो पूरा जो कानूनी जो तरीका है, जो पूरा प्रोसीजर है, जो लॉज है, वो सेम एज इट इज दोस्तों। सेक्शन 25 जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का जो कानून है, वो दोनों पैरेलल, दोनों समानांतर और एक जैसे हैं। दोनों का कानूनी तरीका, प्रोविजन सब सेम है दोस्तों, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस और फर्क नहीं है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 रीड विद सेक्शन 142, ये दो सेक्शंस को हमें समझना पड़ेगा और यहीं से हमें समय सीमा, लिमिटेशन पीरियड के बारे में हमें मालूम पड़ेगा दोस्तों कि क्यों आखिरकार बैंक और एनबीएफसी सिर्फ एक ईसीएस डिफॉल्ट, एक ईएमआई के लिए ही कंप्लेंट फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। दोस्तों जैसे ही आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई, दूसरा, तीसरा, पहला जो भी रहेगा, ठीक है, तो डिफॉल्ट जब होता है तो इसके संबंध में आपकी जो बैंक होती है वो आपको इंटीमेशन देती है, आपको एक्नॉलेजमेंट एक देती है कि भाई आपका ये ईसीएस डिफॉल्ट हो गया इस रीजन से। रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपका इनसफिशिएंट फंड है, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो सकती है, तो वो रीजन के साथ में आपको इंटीमेट किया जाता है। जैसे कि चेक बाउंसिंग के मामले में आपको एक रिटर्न बैंक मेमो मिलता है, वैसे यहाँ पे भी आपको ईसीएस रिटर्न का आपको एक मैसेज डिजिटल फॉर्म में आपको भेजा जाता है दोस्तों। तो जैसे ही आपको वो मिलेगा कि भाई ईसीएस डिफॉल्ट हो गया, मतलब कि बैंक को मिलेगा कि ईसीएस डिफॉल्ट हो गया, तो उस डेट से अगले 30 दिनों के अंदर यहाँ पे मैं आपको टाइम पीरियड, लिमिटेशन, जो लिमिटेशन पीरियड, जो समय सीमा, उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ कि आखिरकार क्यों सिर्फ एक ईएमआई के लिए ही कंप्लेंट फाइल की जा सकती है दोस्तों। तो जैसे ही ईसीएस रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट है, जो उसका जो इंटीमेशन है, वो बैंक को मिलता है दोस्तों, तो उसके अगले 30 दिनों के अंदर ही बैंक और एनबीएफसी को लोन के बोरोवर से दोस्तों लीगल नोटिस सर्व करना पड़ता है अंडर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। अब उस लीगल नोटिस में समय दिया जाता है कि भाई अगले 15 दिनों के अंदर बकाया राशि का भुगतान करवा दीजिए। हो सकता है वो एक ईएमआई के लिए बोलो, दो ईएमआई के लिए बोले, या फिर पूरे अमाउंट के लिए बोले, उनकी मर्जी, लेकिन ये ध्यान देना सिर्फ एक ही ईएमआई के लिए ही कंप्लेंट फाइल हो सकती है। तो 15 दिन का समय दे दिया, तो 15 दिन का समय बीतने के बाद यदि आपने पैसे दे दिए तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं दिया, 15 दिन बीत गया, यदि आपने नहीं दिया दोस्तों, तो उस 15 दिन के बाद अगले 1 महीने के अंदर ही बैंक और एनबीएफसी को आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में सेक्शन 25 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है दोस्तों अंडर सेक्शन 25 में। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आती है और यदि आप 15 दिनों के अंदर यदि पेमेंट करवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जब पेमेंट करवाएं तो पेमेंट करने के बाद दोस्तों जो लीगल नोटिस आई है उसका जवाब, रिप्लाई आपको जरूर देना चाहिए। तो पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट की स्लिप है, जो उसका स्क्रीनशॉट है, जो भी है, ठीक है, वो उसका एक्नॉलेजमेंट आप अपने लीगल नोटिस के रिप्लाई में लगाइए कि मैंने फला मेरी जो भी ईसीएस डिफॉल्ट की जो भी ईएमआई पेंडिंग थी उसका पेमेंट मैंने करवा दिया। सो ये डेट को और ये इसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी, ये इसकी पेमेंट की जो रिसीट्स है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर रखी है, तो रिप्लाई के साथ में उनको भेज दीजिए। क्योंकि क्या होता है, पेमेंट करने के बाद कभी कभी क्या होता है, उनको अपडेट्स नहीं मिलता है तो वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो वो चीज से बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी लीगल सेफ्टी के लिए यदि आप पेमेंट करवा देते हो, उसका इंफॉर्मेशन, उसकी इंटीमेशन आप रिप्लाई के फॉर्म में बैंक और एनबीएफसी की लीगल टीम को आप भेज दीजिए और बैंक को भी भेज दीजिए दोस्तों। और ये ध्यान देना सी, लीगल नोटिस जब भी आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से रिप्लाई फाइल करिए, और उसकी जो भी ऑनलाइन डिलीवरी रिपोर्ट जो होती है, ट्रैकिंग ऑनलाइन डिलीवरी रिपोर्ट, वो भी आप निकाल कर अपने पास रख लीजिए। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं दोस्तों, समझ लीजिए कि आपने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में हुआ क्या। अब ऐसे में आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी ने आपके खिलाफ में सेक्शन 25 में दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। अब यहाँ पे ईसीएस डिफॉल्ट में होता क्या है, आप समझो कि रहते हो मुंबई में और आपकी जो कंप्लेंट है वो फाइल हो गई कलकत्ता में, या फिर आप कलकत्ता में रहते हैं तो कंप्लेंट फाइल हो गई दोस्तों कहाँ पर, दिल्ली में। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेट, आपका जो राज्य होता है, उसके बाहर जाकर दूसरे राज्य में इस ईसीएस डिफॉल्ट को लेकर सेक्शन 25 का जो मुकदमा, जो कंप्लेंट है, वो फाइल किया जाता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, के पीछे रीजन क्या होगा, आपने जो भी लोन एग्रीमेंट वगैरह जो भी आपने साइन किया होगा उसमें सारी चीजें लिखी रहती है कि जुरिसडिक्शन क्या होगा आगे चलकर फ्यूचर में, यदि रीपेमेंट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट कचहरी का जो जुरिसडिक्शन होगा वो क्या होगा, वो लोन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहता है, उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, बैंक और एनबीएफसी ने आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। अब कंप्लेंट फाइल करने के बाद होता क्या है दोस्तों, जो कोर्ट है वो क्या करती है, आपको प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस भेजती है अंडर सेक्शन 223 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। इसमें प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस में क्या होता है, आपको जो कोर्ट है वो इंटीमेट करती है, आपको सूचित करती है कि भाई आपके खिलाफ में हमारे
पास यहाँ पे क्या आया है, एक कंप्लेंट आया है अंडर सेक्शन 25 में। उस नोटिस के अंदर बकायदा कोर्ट का नाम, सेक्शंस, धाराएं, ठीक है, उसके बाद किस कोर्ट में आना है, कोर्ट नंबर क्या है, प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट साहब की सिग्नेचर, स्टैंप, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी रहती है। इसका मतलब ये है कि आप आइए, आपका जो भी पक्ष है वो आप यहाँ पे आकर कोर्ट में रखिए, उस पर डेट, समय, तारीख सब मेंशन रहता है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक और एनबीएफसी ने आपके खिलाफ में गलत कंप्लेंट फाइल की है, फॉल्स कंप्लेंट फाइल की है, फैब्रिकेटेड है, पेमेंट करने के बाद भी कंप्लेंट फाइल कर दी है दोस्तों, तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स प्रीकॉग्निजेंस नोटिस के स्टेज पर आप वहां पे जाके आपका डिफेंस, आपका मुद्दा, आपका ग्राउंड जो भी है, आपका बहस, आप वहां पे सबमिट करिए दोस्तों। उसके बाद वहीं पर तुरंत इमीडिएटली यदि आपके डिफेंस में, आपके ग्राउंड में मजबूती पाई गई तो वहीं पर उस कंप्लेंट को डिसमिस्ड और खारिज कर दिया जाएगा दोस्तों। अब होता क्या है, आगे चल के सपोज फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट साहब ने आपकी इस मैटर में संज्ञान और कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है, आपने आपकी तरफ से प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस का रिप्लाई जब आप फाइल नहीं किया, तो आगे चलकर होता क्या है, इस मैटर में जो मजिस्ट्रेट साहब है वो कॉग्निजेंस लेते हैं दोस्तों। सेक्शन 25 ये एक बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल एक ऑफेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी स्टेज पर कभी भी, इवन तो यदि आपका मामला सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी चला गया, सेक्शन 25 का, 138 का, किसी भी स्टेज पर दोस्तों सेटलमेंट समझौता हो सकता है। ये कंपाउंडेबल एक ऑफेंस है, समझौते योग्य एक ये ऑफेंस है दोस्तों, इस बात को नोट करिए। डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि क्या बैंक और एनबीएफसी अलग अलग ईसीएस डिफॉल्ट के लिए अलग अलग केस कर सकती है क्या? जी हाँ दोस्तों, अलग अलग ईसीएस डिफॉल्ट के लिए अलग अलग वो केस कर देती है। लेकिन आमतौर पर देखिए, अलग अलग ईसीएस डिफॉल्ट, अलग अलग ईएमआई के लिए अलग अलग केस अगर वो करने के लिए जाएगी तो उनका लिटिगेशन कॉस्ट, उनका लाइक लीगल जो एक्सपेंस है वो काफी बढ़ जाएगा, एडवोकेट का खर्च हो गया, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारी परेशानियां, लाइक उनका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, खर्चा भी उनका काफी बढ़ जाएगा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, हर एक ईसीएस डिफॉल्ट पे एक अलग अलग एक ऑफेंस क्रिएट होता है, एक अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है दोस्तों। और ईसीएस डिफॉल्ट होना ये एक अपने आप में एक ऑफेंस, एक क्राइम है दोस्तों। लेकिन ईसीएस डिफॉल्ट सेक्शन 25 के अंडर में ये एक क्वाजी क्रिमिनल है दोस्तों। मैं पूरी तरीके से क्रिमिनल नहीं बोलूंगा, ये सिविल है एज वेल एज क्रिमिनल है, दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। यहाँ पे सिविल भी है और एज वेल एज क्रिमिनल भी है दोस्तों। तो यहाँ पे हर एक ईसीएस डिफॉल्ट पर एक अलग अलग ऑफेंस क्रिएट होता है, एक अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है। लेकिन यदि अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग ईसीएस डिफॉल्ट के लिए अलग अलग कंप्लेंट फाइल करने चाहेंगे तो बैंक और एनबीएफसी का काफी लीगल एक्सपेंस जाएगा, एडवोकेट की फीस जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग, इवन दो कोर्ट के ऊपर भी वर्किंग लोड बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए मोस्टली वो क्या करते हैं, जो लास्ट ईएमआई डिफॉल्ट होती है उसके लिए ही वो लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं। और भले से वो बोले कि मैं पूरे अमाउंट के लिए कंप्लेंट फाइल करूंगा, मैं 2-3 ईएमआई के लिए कंप्लेंट फाइल करूंगा दोस्तों, लिमिटेशन पीरियड यदि आप कैलकुलेट करेंगे ना तो लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही ईएमआई की कंप्लेंट बनती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि भाई सिर्फ एक ही ईएमआई डिफॉल्ट की कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ना कि सारे ईसीएस डिफॉल्ट के लिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अपने टॉपिक पे दोबारा आता हूं कि हम लोग कहां पर पहुंचे थे। हम कोर्ट की प्रोसीडिंग में आ गए थे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपका ये भी रहता है कि सर जी मैं तो रहता हूं मुंबई में, मेरे खिलाफ में सेक्शन 25 में जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो तो कलकत्ता में हुई है, तो क्या इस मामले में सेटलमेंट यहीं पर मेरे घर पे बैठे बैठे, मेरे स्टेट में बैठे बैठे मामला सेटल्ड हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। आप आपके एडवोकेट साहब से आप कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए और इमीडिएटली जितना भी आपका ईसीएस डिफॉल्ट हुआ है, चाहे 1, 2, 3 जो भी है, जितने ईसीएस के लिए, देखो एक ही ईसीएस के लिए तो भाई कंप्लेंट फाइल होती है, तो उस एक ईसीएस डिफॉल्ट का जो अमाउंट है आप बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट आप उसका पेमेंट करवा दीजिए। आप वो पेमेंट डीडी के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, एनईएफटी, आरटीजीएस जो करना है उसका पेमेंट करवा के मजिस्ट्रेट साहब के पास आप बोल दीजिए कि सर मैंने इसका पेमेंट कर दिया है। बैंक के जो एडवोकेट, जो भी वकील, जो भी पैनल्स होते हैं उनके सामने आप बता दीजिए कि सर मैंने ये पेमेंट कर दिया है, तो मामला दोस्तों वहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए मामला किस बात के लिए है, आपने पेमेंट नहीं दिया, आपने अमाउंट को ड्यू रखा है, आउटस्टैंडिंग रखा है, तो उसका पेमेंट करवा देंगे तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो प्री कॉग्निजेंस का स्टेज हो, चाहे समन्स का स्टेज हो, चाहे कोई भी स्टेज हो दोस्तों, हर एक स्टेज पर सेटलमेंट समझौता हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, इवन तो यदि आपको सम्मन्स आ गया है तो सम्मन्स के स्टेज पर भी आप पेमेंट करके आप मामले को रफा दफा आप खत्म करवा सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट रखना चाहूंगा कि सेक्शन 25 हो चाहे सेक्शन 138 हो, इसके मामले में कभी भी किसी भी स्टेज पर समझौता हो सकता है दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा एक आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट थी दोस्तों, दामोदर यस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल 2010 का केस। इसमें क्लियर कट कहा गया है कि यदि केस की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है तो अगले 2 हियरिंग तक, 1 to सेकेंड हियरिंग तक यदि आप जो भी आपका कंप्लेंट में जो भी अमाउंट मेंशन यदि आप उसका पेमेंट करवा देते तो विदाउट कॉस्ट दोस्तों आपका मैटर, आपका केस वहीं पर खत्म हो जाएगा। यदि आपका जो भी अमाउंट ड्यू यदि आप उसका पेमेंट करवा देते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके एडवोकेट साहब के थ्रू भी आप इसका वहां पर सेटलमेंट समझौता आप करवा सकते हैं। बस आपको आपके एडवोकेट की जो भी वकालतनामा, उनका जो भी
अथोराइजेशन लेटर जो होता है, जो वकालतनामा होता है, बस आपको उसका सिग्नेचर करना होता है, तो वो आपके बिहाफ पर वहां पे स्टैंड होकर आपके मैटर को देखते हैं। और यदि सेटलमेंट कंपाउंड, यदि आपको मैटर को कंपाउंड करवाना, सेटलमेंट करवाना, तो पेमेंट करके आप मैटर को वहीं तुरंत इमीडिएटली आप खत्म करवा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल 2010 के मामले में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किया था कि एक दो हियरिंग, दूसरी हियरिंग तक भी यदि आप पेमेंट करवा देते हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट मामले को सेटल्ड कर दिया जाएगा, मामला वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि सपोज फॉर एग्जांपल दो हियरिंग खत्म हो गई, उसके बाद समझो कि कंप्लेनेंट का एविडेंस है, डिफेंस का एविडेंस है, या फिर आपकी जजमेंट आई नहीं है, उस दौरान यदि आप सेटलमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो आपको चेक के अमाउंट का आपको 10% आपको एज अ कॉस्ट आपको कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। दोस्तों, लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर जहां कहीं भी मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे वहां पे उनके अनुसार आपको उतना अमाउंट, आपको चेक के अमाउंट का जो कॉस्ट रहेगा 10% आपको एज अ कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। यदि आपका मामला दोस्तों सेशन कोर्ट में जाता है या फिर हाई कोर्ट में जाता है, दोस्तों यदि उस लेवल पे यदि आपका वहां पर सेटलमेंट समझौता होता है, तो आपको चेक के अमाउंट का या फिर जो भी आपकी ईएमआई होगी उसका आपको 15% आपको एज अ कॉस्ट आपको कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 20% दोस्तों चेक के अमाउंट का या फिर ईएमआई के अमाउंट का। दोस्तों, अभी हाल ही में रिसेंटली डियर फ्रेंड सितंबर 25 2025 में, दोस्तों 2025 सितंबर 25 को एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल 2010 का में जो गाइडलाइंस जो जारी की थी, उसमें काफी अल्टरेशन, काफी बदलाव, काफी चेंजेस किए दोस्तों। और वो चेंजेस किस केस में किया दोस्तों? संजा बीज तरी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनदर्स, और ये जजमेंट आई थी दोस्तों सितंबर 25 2025 में। इसमें क्लियर कट बोला गया कि भैया अब डिफेंस की स्टेज आने से पहले, मतलब कि जो आरोपी है उसका डिफेंस रखने से पहले यदि बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो विदाउट एनी कॉस्ट मामले को वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। और यदि मामला दोस्तों आगे सपोज फॉर एग्जांपल डिफेंस की स्टेज चली गई और जजमेंट आया नहीं है, ऑर्डर जजमेंट कुछ भी नहीं आया दोस्तों, ठीक है, उस दौरान यदि बीच में आप पेमेंट करवाते हैं तो आपको ईसीएस के अमाउंट का या फिर चेक के अमाउंट का आपको सिर्फ 5% आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा दोस्तों। और यदि यह मामला आगे चल के सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाता है तो आपको चेक के अमाउंट या फिर ईसीएस के अमाउंट का आपको 7.5% आपको एज अ कॉस्ट देना पड़ेगा। और यदि मामला हाई कोर्ट में जाकर सेटलमेंट होता है दोस्तों तो आपको ईसीएस की जो अमाउंट होगी या फिर चेक का जो अमाउंट होगा उसका आपको सिर्फ 10% आपको एज अ कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरा ये दो जजमेंट देने का सिर्फ एक ही मोटो था, एक ही ऑब्जेक्ट था दोस्तों, कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये ईसीएस डिफॉल्ट सेक्शन 138 ये पूरी तरीके से दोस्तों सिविल का मामला है एज वेल एज क्रिमिनल भी है, लेकिन यहां पर किसी भी स्टेज पर समझौता सेटलमेंट पॉसिबल है, इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। इवन दो वारंट आ गया है, समन्स आ गया, किसी भी स्टेज पर सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान देना। बस आपको थोड़ी बहुत आपको कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। तो इसमें डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, और आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। आपके एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट साहब के माध्यम से आप वहां पर कोर्ट के समक्ष आप पेमेंट करवा के आपके मामले को वहीं पर आप रफा दफा करवा सकते हैं। जो भी ईसीएस की अमाउंट होगी उतना पे करिए, खत्म। और दोस्तों इसके अंदर ना लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें पनिशमेंट है, सजा है, पेनाल्टी, फाइन है। दोस्तों है, बुक में, किताब में लिखा हुआ है दोस्तों कि ईसीएस डिफॉल्ट के मामले में सजा का जो प्रावधान है वो दोस्तों मैक्सिमम 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है, और ईसीएस की जो भी अमाउंट है उसका ट्वाइस डबल एज अ पेनाल्टी है, या फिर दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब इसमें कॉन्विक्शन होता है तो सजा 2 साल लिखा है बुक में, लेकिन 2 साल का इंप्रिजनमेंट जेल नहीं होती है, क्योंकि ये मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। इस मामले में दोस्तों 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना इतना ही जेल होता है, और 99% तो होता ही नहीं है, मामला सेटल्ड हो जाता है दोस्तों। कोर्ट कचहरी केस के दौरान, लिटिगेशन पेंडेंसी के दौरान ही मामला सेटल्ड हो जाता है दोस्तों। और रही बात पेनाल्टी की दोस्तों, डबल रखा गया है पेनाल्टी फाइन, लेकिन दोस्तों डबल नहीं होता है, उसका 10%, 15%, 20%, बस डबल नहीं होता है, ठीक है। बुक में लिखा है, प्रोविजंस में लिखा है, लॉ में लिखा है, वो मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों, ये बात को आप नोट करिए। तो इसमें डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मामला बहुत हल्का है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास पैसे हैं तो उसका आपको भुगतान करना है। बैंक और एनबीएफसी के पैसे आपको डुबाने नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे रखे हो बट फिर भी नहीं दे रहे हो, तो ये अपने आप में एक क्राइम, एक ऑफेंस बन जाएगा, तो आप एक विलफुल डिफॉल्टर कहलाएंगे। नहीं, यदि पैसे आपके पास हैं तो आपको पैसे दे देने चाहिए दोस्तों। ये पब्लिक बनी है, जनता के पैसे हैं, और जनता के पैसे खाना तो ये अपने आप में एक अपराध है दोस्तों। तो ये मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया ना, ये प्रोसीजर मैंने इसलिए आपको बताया कि यदि आपके पास पैसे नहीं, आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, तो आपके अंदर का ये जो डर है ना, कोर्ट कचहरी का, जेल का, पुलिस का, ये सब डर खत्म करने के लिए, और आप किसी भी स्टेज पर अपने इस मामले को आप सेटल्ड आप सॉल्व करवा सकते हैं। इसमें आपको डरने घबराने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों।
आप घर बैठे बैठे अपने मामले को सेटल्ड करवा सकते हैं। बस आपको इसके लिए एक एडवोकेट आपको अरेंज करना होगा। आपके एडवोकेट साहब से बात करके आप अपने मामले में किसी भी स्टेज पर आप अपने इस मैटर को शॉर्ट आउट और रिजॉल्व और कंपाउंड और सेटलमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको कोर्ट से परमिशन लेके कोर्ट के समक्ष आपको पेमेंट वगैरह करवा के इस मामले को आप खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों, इस बात को नोट करिए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे खत्म हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको सेक्शन 25 को लेकर कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई प्रश्न पूछने, यदि आपको सेक्शन 25 की कोई लीगल नोटिस आई है तो मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजिए। उसका जवाब रिप्लाई क्या देना है, उस पर क्या करना है, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। दोस्तों, सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।